क्या आपको क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना है? 100 में 100% लाना है? ये वीडियो आपके लिए है। परीक्षा में जाने से पहले इस वीडियो को अवश्य देख लें। ऐसे ही वीडियो आएगा, एकदम सटीक आएगा। ध्यान रहे, विदाउट कन्फर्मेशन आपको लॉस हो सकती है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। मैं आज मॉडल क्वेश्चन पेपर इंग्लिश का पेपर है और क्लास 10th का है, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। कैसे लिखना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को देख कर ही जाएँ। आप 100 में मैं गारंटी देता हूँ 90 एबव % आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ध्यान रहे दोस्तों, सबसे पहला चीज़, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट तक बढ़िया से पढ़ना है, बिना किसी तनाव के, बिना किसी हेसिटेशन के। आपको ध्यानपूर्वक, केयरफुली, फुल्ली क्वेश्चन पेपर रीडिंग करनी है। जैसा कि मैं बता दूं दोस्तों, सबसे पहला आएगा आपका सेक्शन ए, रीडिंग। सेक्शन ए रीडिंग में क्या है कि आपको एक पैसेज दिया जाएगा और पैसेज के नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे। 3-4 क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, 5 दिए जा सकते हैं। तो आपको क्वेश्चंस कहाँ से देंगे? इसी पैसेज से वो क्वेश्चंस बनाए रहेंगे और आपको इसी पैसेज को पढ़ करके आंसर देना होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, डॉल्फिन्स आर रिगार्डेड एज द फ्रेंडलीस्ट क्रिएचर इन द सी एंड स्टोरीज ऑफ देम हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स हैव बीन कॉमन सिंस रोमन टाइम्स। मतलब यहाँ तक है, सुपीरियर व्हेन वी डिस्ट्रॉय देम। तो यहाँ तक ये क्या है? पैसेज है। आप देख सकते हैं, मैं इसको मार्किंग कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के ये आपका पैसेज है और यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ ये जो है, ये क्वेश्चन दिया गया है और कितने नंबर का है आप देख सकते हैं, 3 3 6 8 10 नंबर, यानी 10 नंबर का आपका है। 10 नंबर का ये पैसेज है। अगर आप इस मतलब इसको पढ़ करके आंसर दे देते हैं तो 10 नंबर आपका। तो बढ़िया से आपको क्या करना है? पैसेज पढ़ना है और आंसर देना है। सेक्शन बी क्या है दोस्तों? सेक्शन बी में क्या है? सेक्शन बी में है, या तो आपको एक लेटर लिखना है या तो एक एप्लीकेशन लिखना है। ये ऑप्शनल है, या तो आप लेटर लिखिए या तो एप्लीकेशन लिखिए। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, स्कूलों में बताया ही जाता है, लेटर लिखने के लिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए फॉर्मेट वही रहेगा। बाकी जो कंटेंट है, जैसे मान लीजिए इसमें लिखा है कि राइट राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट हिम ऑन योर बर्थडे पार्टी, यानी कि आपका बर्थडे है, जन्मदिवस है, आप अपने जन्मदिवस पे अपने मित्र को क्या करना चाहते हैं? इनवाइट करना चाहते हैं, उस पर एक लेटर लिखिए। तो आपको एक लेटर लिखना है। बढ़िया से आप लगभग 80 से 100 शब्दों में लिख देंगे, दैट्स ओके। बहुत बढ़िया से आपको मतलब नंबर दे दिया जाएगा। 4 नंबर का है दोस्तों, देखिए 4 नंबर दिए गए हैं, इसमें 4 नंबर का मिलेगा। या तो अगर आपको लेटर लिखने नहीं आता है, एप्लीकेशन तो मैं बता दूं कि शुरुआती दौर से ही लिखाया जाता है। स्कूलों में शुरुआती दौर से ही एप्लीकेशन वगैरह लिखाए जाते हैं। तो जो फॉर्मेट है, सब कुछ फॉर्मेट वही रहेगा, टू द प्रिंसिपल, फिर अपने स्कूल का नाम। लेकिन इसमें कुछ जो आप कॉपी लेंगे, कॉपी में आपको नहीं लिखना है, विद्यालय का नाम नहीं डालना है, ना अपना नाम डालना है। बस आपको करना क्या है कि सर के नीचे, यानी कि जैसे ही आप अपना कंटेंट लिखना चाहेंगे वहाँ पे आप लिख लेंगे, लेकिन उसके नीचे जैसे ही आप योर ओबेडिएंटली लिखते हैं ना, नेम वगैरह क्लास, तो आपको नेम नहीं लिखना है, ध्यान रहे। तो आप इसके अनुसार उस चीज़ को लिख सकते हैं, उस एक्सप्रेशन को आप व्यक्त कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं कि आपको टीसी चाहिए, और टीसी के पाने के मतलब उद्देश्य से आप उसको एक क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन लिख सकते हैं। चलिए 4 नंबर का ये भी आपको मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ क्या है कि यहाँ पे तीसरा नंबर पे ये है कि राइट अ रिपोर्ट ऑन द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल इन 60 to 80 वर्ड्स। यहाँ 3 नंबर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। 3 नंबर में क्या कह रहा है? 3 नंबर में कह रहा है कि एक रिपोर्ट लिखना है, यानी विवरण देना है रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, यानी कि आपके विद्यालय में गणतंत्र दिवस का सेलिब्रेशन हुआ है, ठीक है, उत्सव मनाया जा रहा है। उस
उसके विषय में आपको 60 से 80 शब्दों में आपको क्या करना है, एक रिपोर्ट, एक विवरण देना है, यानी विवरण लिखना है। और कैसे लिखना है दोस्तों, सबसे पहला चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, यहाँ पे कुछ हेडिंग्स हैं, आपको उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। यहाँ हेडेड है ना, सबसे पहला चीज़ आपको हेडिंग में डालना है स्कूल डेकोरेशन। सबसे पहला चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं स्कूल डेकोरेशन, पहले हेडिंग डालेंगे, ऐसे लिखेंगे स्कूल डेकोरेशन। उसके बाद में फिर आप उसके बारे में लिखेंगे कि कैसे आपका विद्यालय डेकोरेट किया गया था, तो उसके बारे में आप थोड़ा सा 2-3 लाइन लिख दीजिएगा। उसके बाद में आपको फिर दूसरा हेडिंग डालना है फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी। दूसरा हेडिंग डालने के बाद यानी कि जो झंडे का जो झंडारोहण समारोह, कि झंडारोहण कैसे संपन्न हुआ, किसने संपन्न किया, ठीक है, और कैसे हुआ, आप उसको लिख सकते हैं। 2 लाइन लिखेंगे पर्याप्त है। उसके बाद में फिर आपको लिखना है कल्चरल प्रोग्राम, यानी कि झंडारोहण समारोह के बाद कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, यानी सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह किए जाते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि मतलब उसके बाद क्या क्या कार्यक्रम हुए, कैसे हुए, मतलब किन्होंने प्रदर्शन किया, किस टाइप का प्रदर्शन किया। तो 2-3 लाइन आप लिख सकते हैं। और उसके बाद में आपको फिर हेडिंग डालना है स्पीच बाई प्रिंसिपल एंड अदर्स, यानी कि ये हेडिंग डाल करके आप उनके बारे में लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल सर आए, आफ्टर कल्चरल प्रोग्राम प्रिंसिपल सर केम एंड गेव अ स्पीच एंड सम अदर टीचर्स गेव अ स्पीच। तो आप मतलब उस टाइप का 2-3 लाइन में आप उसको लिख सकते हैं। एंड लास्ट आपको लिखना है स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन। स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन यानी हेडिंग ही डालना है आपको, और उसमें 2 लाइन अगर आपको मान लीजिए सपोज नहीं भी आता है तो उसमें थोड़ा सा प्रयास करिएगा, बना करके लिख दीजिएगा, लेकिन आपका जो एक्सप्रेशन हो वो सही होना चाहिए। तो इस स्वीट डिस्ट्रीब्यूशन पे आप लिख सकते हैं कि मतलब आफ्टर फिनिशिंग द प्रोग्राम, ठीक है, हम लोगों को मतलब दिया गया, वी हैड बीन गिवन स्वीट्स, ठीक है। तो जो भी आपको दिया गया वो आप उसको लिख सकते हैं, मतलब कहने का तात्पर्य है कि आप उसमें 1-2 लाइन लिख सकते हैं। इस तरह से आप 60 to 80 वर्ड्स लिख पाएंगे। और आप 6 नंबर का है दोस्तों, ये ध्यान रहे कि यहाँ 6 नंबर का है और 6 नंबर आप पा सकते हैं। एप्लीकेशन 4 नंबर का या लेटर 4 नंबर का, एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है, ध्यान रहे, 4 नंबर का वो और 6 नंबर का ए। और अगर आपको यह नहीं आता है सपोज, तो आपको यहाँ पे अथवा करके दिया है कि राइट एन आर्टिकल्स ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉर्निंग वॉक इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स, यानी कि आपको सुबह का जो टहलना होता है उसके महत्व के बारे में आपको एक आर्टिकल्स लिखना है। कहने का मतलब है एस्से लिखना है, एस्से, समझ में आ रहा ना, एस्से लिखना है। कितने शब्दों में, 60 से 80 शब्दों में लिखना है आपको। और इसमें भी आपको देखिए हेडिंग दिया है, सबसे पहला आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि भाई मॉर्निंग वॉक का इंट्रोडक्शन क्या है, यानी पहचान क्या है, क्या हम कैसे जाने कि मॉर्निंग वॉक क्या है, उसका महत्व क्या है। सबसे पहला चीज़ इंट्रोडक्शन आपको देना है कि मॉर्निंग वॉक क्या है, यानी कि जब हम सुबह जाते हैं टहलने, ठीक है, जब हम सुबह कहाँ पे जाते हैं, रोड पे टहलने जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द मॉर्निंग वॉक, दैट इज़ कॉल्ड मॉर्निंग वॉक। एंड मॉर्निंग वॉक से हमें बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वी गेट मैनी बेनिफिट्स, ठीक है, तो एक चीज़ याद रहे कि इंट्रोडक्शन सबसे पहला लिखना है आपको, फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, फ्रेश एयर, फ्रेश एयर के बारे में लिखना है, हेडिंग डालना है फ्रेश एयर। उसके बाद में आपको लिखना है कि व्हेन वी गो फॉर अ वॉक इन द मॉर्निंग, ठीक है, वी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द इन्वायरमेंट, यानी कि वातावरण से हमें फ्रेश क्या मिलता है, ताज़े ताज़े हवा मिलते हैं। उसके बाद में 2 लाइन आपको उसके बारे में लिख देना है। फिर आपको लिखना है कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, आपको लिखना है कि मॉर्निंग वॉक, ठीक है, कीप्स अस एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, मतलब ये जो मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक करने से क्या करता है, हमें दिन भर खुश रखता है, दिन भर हमें सक्रिय रखता है। तो 2 लाइन आप उसके बारे में लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में है हेडिंग डालिएगा गुड फॉर स्टडीज़, तो आप यानी पढ़ाई के लिए अच्छी है, पढ़ाई के लिए अच्छा है। तो मॉर्निंग वॉक क्या है, ऐसे लिख सकते हैं, मॉर्निंग वॉक इज़ द बेस्ट फॉर, या मॉर्निंग वॉक इज़ गुड फॉर स्टडीज़ बिकॉज इट रिफ्रेश आवर माइंड, इट रिफ्रेश आवर माइंड, हमारे माइंड्स को ये क्या करता है, रिफ्रेश करता है। एंड लास्ट वन, सबसे अंतिम में क्या करना है आपको, कंक्लूजन लिखना है, या निष्कर्ष देना है आपको, या अपना एक आइडिया देना है। तो आप निष्कर्ष में लिख सकते हैं कि एवरीवन शुड गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक सो दैट
ताकि ही में बी हेल्दी या ही और सी में बी हेल्दी। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 80 शब्दों में आपको लिखना है। आप 2-2 लाइन अगर आप लिखते हैं तब पर भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अब बात आ रही है सेक्शन सी ग्रामर की। मेरे एक व्यूवर्स ने, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था, उन्होंने कि बताया था कि सर ग्रामर पे वीडियो बना दीजिए। जो हम पेपर देने जाने वाले हैं ग्रामर से संबंधित वीडियो बना दीजिए। तो मैं उनसे बताना चाहूँगा कि आप देख लीजिए सेक्शन सी ग्रामर जब भी आएगा, ग्रामर में आपको करना क्या है, क्या चीज़ें आपको तैयार कर लेनी है। सबसे पहला चीज़ आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार कर लेनी है। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, कहीं से भी आ सकता है कोई भी वर्ड। जैसे कि यहाँ पे ना आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, आइडेंटिफाई द वर्ब, तो कहीं भी कोई भी वर्ड्स दे दिया और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कह देगा। सिंपल बात। उसके बाद में आपको क्या करना है, टेंस पढ़ लेना है, टेंस की जानकारी होनी चाहिए। फिर आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको जानकारी होनी चाहिए। पैसिव वॉइस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बढ़िया से ध्यान से उसको देख लीजिएगा। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ लीजिएगा, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पे जैसा कि मैं बताऊँ कि लिखा है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सेक्शन सी ग्रामर में लिखा है कि मतलब एमसीक्यू ही है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, वैकल्पिक प्रश्न है। आपको पढ़ना है और आपके पास 4 ऑप्शन देंगे, यानी क्वेश्चन के नीचे 4 ऑप्शंस देंगे। 4 ऑप्शंस में आपको एक ऑप्शन सही करना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले में क्या दिया है, द ओल्ड मैन केम टू मी, एक बूढ़ा आदमी मेरे पास आया। इसमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव, यानी इसमें एडजेक्टिव वर्ड को आइडेंटिफाई करना है। आप मुझे बता दें इसमें एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है, इसमें एडजेक्टिव वर्ड ओल्ड है, क्योंकि ओल्ड क्या कर रहा है, ओल्ड ओल्ड एक एडजेक्टिव वर्ड है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो इसमें ओल्ड क्या है, ये राइट आंसर है, डी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्या है, ही इज अ हार्ड वर्किंग मैन, इसमें कहा है आइडेंटिफाई द वर्ब, वह एक कठिन काम यानी परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। तो हार्ड वर्किंग मैन मतलब होता है परिश्रम करने वाला व्यक्ति। तो ध्यान रहे इसमें जो वर्ब है वो है इज, वो है इज। वर्किंग क्यों नहीं होगा, बिकॉज वर्किंग इसलिए नहीं होगा, वर्किंग इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह इस सेंटेंस में एज एडजेक्टिव यूज किया गया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द नाउन फॉर्म ऑफ स्ट्रॉन्ग इज, यानी कि स्ट्रॉन्ग शब्द का, आप देख सकते हैं स्ट्रॉन्ग शब्द का नाउन शब्द क्या है। स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव है, लेकिन इसका नाउन रूप क्या है। तो नाउन रूप आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पे है, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे है स्ट्रेंथ, ये आपका क्या है, यह नाउन फॉर्म है, यानी कि इस ये स्ट्रॉन्ग शब्द का नाउन फॉर्म है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ही इज वरीड डैश 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 द एग्जामिनेशन, इसमें क्या सही रहेगा। इसमें दोस्तों वरीड के बाद ज़्यादातर ये फॉलो करता है प्रीपोजिशन अबाउट। तो अबाउट इज द राइट आंसर, क्योंकि वह एग्जामिनेशन यानी परीक्षा के बारे में चिंतित है। तो ग्रामर में दोस्त यही सारी चीज़ें आएंगी, पार्ट्स ऑफ स्पीच आएगा, एक्टिव वॉइस आ सकता है, उसमें ट्रांसफॉर्म चेंज करने के लिए आ सकता है, यानी सेंटेंसेस रहेंगे उसको चेंज करने के लिए आ सकता है। पैसिव वॉइस आएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने के लिए। डायरेक्ट स्पीच रहेगा तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए आएगा। तो इस तरीके से आ सकता है। यहाँ देखिए 5वें में क्या दिया है, 5वें में दिया आई विल नॉट गो विद यू, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए ये क्या है कि फ्यूचर इंडिफिनिट का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दिया है। फ्यूचर इंडिफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस दिया है। इसको कहा है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करने के लिए। तो मैं बता दूं पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा आंसर सही होगा, तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला यह सही होगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, उसके बाद में हैड का प्रयोग होता है, हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद में फिर अगर निगेटिव है तो नॉट का प्रयोग होता है, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दिस इज द राइट आंसर।
5वां क्वेश्चन देखिए, ग्रामर में 5वां क्वेश्चन क्या कहा है, चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। चेंज द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स, यानी कि आपको सेंटेंसेस को चेंज करना है जो ब्रैकेट में दिए गए हैं, यानी ब्रैकेट में दिए गए निर्देशानुसार आप उस वाक्य को बदलना है आपको। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप पढ़ सकते हैं कि हरी सेड टू मी व्हाई डिड यू डू इट। ये है डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस, आपको इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि हरी आस्क्ड मी व्हाई आई हैड वाई हैड डन इट। उसके बाद में आपको फुल स्टॉप लगा देना है, ये आपका आंसर होगा। उसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज़ राइटिंग अ लेटर। इसको क्या करना है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, आपको पैसिव वॉइस में बदलना है। तो इसको आप करेंगे बाय होम, सॉरी एक सेकेंड, लिखना है आपको बाय होम, बाय होम इज अ लेटर, लेटर बाय होम इज अ लेटर बीइंग रिटन। ये आपका राइट आंसर होगा। फिर अंत में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर्स वेयर एवर नेसेसरी। यहाँ पे लिखा है कि पंचुएट करें, यानी कि उसमें जहाँ पे कामा लगा है, मतलब लगाना है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना है, यानी कि आपको ये देख करके आपको क्या करना है, पंचुएट करना है, उसको लगाना है। तो ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहला चीज़ आप जानते ही हैं कि जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखना है। यस, सीखा, यानी सीखा का जो शब्द है उसका जो पहला अक्षर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए। फिर सीखा सैड टू हर फ्रेंड, उसके बाद में यहाँ पे आपको कामा लगा देना है, यहाँ पे से कामा लगा देना है, एक कैपिटल लिख देना है। फिर उसके बाद में यहाँ पे इन्वर्टेड कामा ओपन कर देना है, और ये मतलब डब्लू ये भी कैपिटल होना चाहिए। उसके बाद वाई हैड यू नॉट कम टू स्कूल एस्टरडे, और यहाँ पे क्या करना है आपको क्वेश्चन मार्क लगाना और इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देना है, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। और फोर्थ में देखिए, इसमें फ्रेम अ करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग द वर्ड्स, यानी कि ये वर्ड्स इधर उधर दिए गए हैं, आपको क्या करना है एकदम सुव्यवस्थित रूप से उसको एक क्रम में लिखना है ताकि उसका एक सेंस आ सके, यानी कि एक मीनिंग आ सके। तो आप देख सकते हैं इसमें इधर उधर लिखा है। तो सबसे पहला रहेगा दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाई अ ग्रेट किंग। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ इसको, दिस ब्यूटीफुल पैलेस वाज बिल्ट बाई अ ग्रेट किंग। ये इसका आंसर हो जाएगा। और यहाँ आप 5वां में देख सकते हैं, ये क्या है, कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी इसको कंप्लीट करना है। स्पेलिंग है वो बीच में आपको क्या किया है, डैश कर दिया, आपको भरना है। तो ओबीडियंस हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी भर लीजिएगा ऐसे, मतलब यहाँ पे ई। तो देखिए आपको याद करना, मीनिंग्स वगैरह आपको तो याद करना पड़ेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रांसलेट द 6 नंबर, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी ये जो पैसेज दिए हैं, यानी कि जो हिंदी वाक्य दिए गए हैं, इसको आपको अंग्रेजी में क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। तो जब आप स्कूल में टेंस वगैरह पढ़े होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े होंगे, पैसिव वॉइस पढ़े होंगे, एक्टिव वॉइस पढ़े होंगे, यूजेज पढ़े होंगे, तभी आप इसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। आपको मीनिंग याद होगा तभी कर पाएंगे, ये ध्यान रहे। तो कृपया आप लोग क्या करिएगा, रूल्स वगैरह देख लीजिएगा, जितने भी आपने टेंस पढ़ा आप सारे रूल्स आप देख लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं, प्रकृति एक जीवित शक्ति है, यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं
यह उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो इसको ट्रांसलेट करने का तरीका क्या है? बस यही है कि आपको मतलब फॉर्मेट आना चाहिए, स्ट्रक्चर आना चाहिए। ग्रामर का जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी हिंदी वाक्य को इंग्लिश में बनाने का, वो आना चाहिए। तो मैं बता दूं कि इसका जो होगा ट्रांसलेशन वो ये होगा कि नेचर इज़ अ लिविंग फोर्स। इस वाक्य का ही होगा नेचर इज़ अ लिविंग फोर्स। फिर होगा यह अपने शांत और सुंदर रूप में हमारे चारों ओर विद्यमान है, यानी कि इट इज़ प्रेजेंट ऑल अराउंड अस इन इट्स काम एंड ब्यूटीफुल फॉर्म। फुल स्टॉप उसके बाद में हो जाएगा। जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, यानी व्हेन वी ब्रेक द लॉ ऑफ नेचर, यानी कि जब हम प्रकृति के नियम तोड़ते हैं, कामा रहेगा उसके बाद में। फिर इट गेट्स फ्यूरियस, यह क्या हो जाती है? फ्यूरियस, यानी कि उग्र हो जाती है। प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक दायित्व है। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट द नेचर, यानी कि प्रकृति का संरक्षण एवं सम्मान करना हमारा नैतिक कर्तव्य है या दायित्व है। तो इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी टू प्रोटेक्ट एंड रिस्पेक्ट द नेचर। हमें प्रतिदिन कुछ समय प्रकृति के संपर्क में अवश्य बिताना चाहिए। तो इसका हो जाएगा वी शुड स्पेंड समटाइम्स इन कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें अवश्य लिखा है तो शुड का प्रयोग न करके मस्ट का करिएगा। वी मस्ट स्पेंड, ठीक है, सम टाइम इन कॉन्टेक्ट ऑफ नेचर। तो इस तरह से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। आप ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है उसको तो बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा, यानी कि जो टेंसेस आपको पढ़ाए गए हैं, जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वगैरह सब बताए गए हैं, उसको आप बढ़िया से, और कुछ यूजेज हैं, मोडाल वर्ब्स के यूजेज हैं, उसको भी आपको पढ़ लेना है। और सेक्शन डी है लिटरेचर। इसमें भी क्या है कि पैसेज दिए गए हैं और आपको उसी के अनुसार आंसर लिखना है। लेकिन आठवां एक प्रश्न है, आप देख सकते हैं, ये आपको तो पहले से ही मतलब लर्न करके मतलब आना होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 60 शब्दों में आपको देना होगा आंसर। जैसे कि यहाँ पे 8वां देख सकते हैं आप, आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो इसको आप अगर मतलब स्कूल में चैप्टर्स वगैरह पढ़े हैं तो आसानी से आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 9वें में भी वही है कि 25 शब्दों में आपको आंसर लिखना है, तो आप लिख सकते हैं। और ध्यान रहे उसमें एक चीज़ याद रखिएगा कि इसमें लिखा है 8वां, देखिए, आंसर वो एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसमें एक ही सेंटेंस का आप मतलब सॉरी एक ही क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर लिखना है, ना कि दोनों का लिख दीजिएगा, एक भी नंबर नहीं मिलेगा, समझ लीजिए, यानी कि एक ही लिखना है आपको। और इसमें क्या है, इसमें मैं आपको बता दूं, इसमें क्या करना है आपको, एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी 2 क्वेश्चंस का आपको आंसर लिखना है। 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको जो आ रहा है 2 वो आप लिख सकते हैं। फिर आपको 10वां में दिया है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी, यानी कि एक तरफ एक वर्ड्स हैं, मतलब वर्ड हैं, और लिस्ट बी में एक वर्ड्स हैं। इसको क्या करना है, सिमिलर वर्ड्स की तरफ मिलाना है। देखिए वेंडर मतलब होता है जो मतलब बेचने वाला होता है। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि वेंडर क्या हो गया, हॉकर हो गया। मोंक मतलब साधु होता है या संत होता है या भिक्षु होता है, तो सेज मतलब भी साधु होता है, आप लगा सकते हैं। अब प्रिजर्व मतलब संरक्षित होता है, तो केप्ट सेफ मतलब भी होता है संरक्षित। तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। संभव कब होगा, जब आप मीनिंग्स याद किए रहेंगे तब, वो भी सिमिलर वर्ड्स, यानी कि जो सिनोनिम्स होता है ना, वर्ड्स का एक सिमिलरिम्स होता है, एंटोनिम्स होता है, ये दोनों याद होने चाहिए, तभी आप संभव है कि ये सब कर पाएंगे। क्वेश्चन 11 देखिए, रेड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट, यानी कि जो यहाँ पे श्लोक दिए गए हैं, यानी कहने का तात्पर्य है पोयम दिया गया है, उसको पढ़ करके आपको आंसर देना है। फिर आपको 12 में देखिए, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। 12 में क्या है कि आपको किसी एक पर क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है किसी एक पर, या तो अ टाइगर इन द जू पे लिख दीजिए, द ट्री पे लिख दीजिए। कहने का तात्पर्य है कि आपको मतलब क्वेश्चन पेपर में 2 मिलेगा,
2 पोएम का नाम मिलेगा और आपको उसी में से एक का क्या करना है, सेंट्रल आइडिया लिखना है। अगर वो आपको नहीं आता तो सिंपल बात है कि आपको 4 लाइन का कविता याद होना चाहिए। सिंपल है कि आप 4 लाइन का कविता याद कर लीजिएगा, तामझाम ना करिएगा, 4 लाइन का कविता याद कर लीजिएगा और वो सही रहेगा। ये यहाँ पे दिया ना अथवा करके, तो उसको न लिख करके आप 4 लाइन का कविता याद कर लीजिए। लेकिन 4 लाइन का कविता 2-3 कविताएं याद कर लीजिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इसमें लिखा है ना, राइट 4 लाइन्स फ्रॉम वन ऑफ द पोएम गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यानी जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वही उसी में से। लेकिन ये है कि जो क्वेश्चन पेपर में आया है वो नहीं लिखना है। अब ध्यान दीजिए 13 में क्या कह रहा है। 13 में कह रहा है आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 25 वर्ड्स। और इसमें 2 क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है 25 शब्दों में। फिर 14 में आप देख सकते हैं कि आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड्स, यानी कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, चाहे आप इसका दीजिए चाहे आप इसका दीजिए, लेकिन कितने शब्दों में देना है, 60 शब्दों में देना है। 15 में देखिए लिखा पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको क्या करना है, पॉइंट आउट करना है कि ये गलत है कि सही है, मतलब दिखाना है कि गलत है कि सही है। यहाँ पे गलत है कि सही है। बी में है से सेलेक्ट द मोस्ट सुइटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि एक दिया गया है ऑप्शनल क्वेश्चंस, आपको लिखा है कि इस पे क्या करिए, एक कोई भी मतलब अल्टरनेटिव जो सही हो, उचित हो, उसी शब्द को यहाँ पे फिल करिए। तो इस तरीके से आप पढ़ करके आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप पढ़े होंगे तो आसानी से कर सकते हैं, बहुत जटिल पेपर नहीं आएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत बढ़िया आए और आप कंप्लीटली सॉल्व करके आएँ, यही हमारी कामना है। माँ सरस्वती आप सभी के मस्तिष्क में वास करती हुई आपके पेपर को बहुत अच्छी कर दें, यही हमारी कामना है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।